अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ीके एकेडमी में खुश आमदीद। हमने जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। मैं आपको बता दूं कि हमने इस सेशन में इस्लामियात, मुग़ल डायनेस्टी और इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया हुआ है और साथ हम रोज़ का एक पास्ट पेपर कर रहे हैं और इसके साथ हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी शामिल किया हुआ है। ज़ीके एकेडमी की ख़ास बात यह है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर मटेरियल शेयर किया जाता है। आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट है जी, इंटरजेक्शन। तो देखते हैं इंटरजेक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ सडन इमोशन और फीलिंग, जो एक सडन और इमोशनल फीलिंग को शो करता है। इट कैन शो सरप्राइज, जॉय, एंगर, सॉरो, एक्साइटमेंट, अप्रूवल, ग्रीटिंग्स और एनी अदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अचानक हो, सडनली हो, अच्छा मतलब गुड हो सकता है, बैड हो सकता है। इंटरजेक्शंस आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अ कोमा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इमोशंस। या तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है या कोमा यूज होता है। इंटरजेक्शन डू नॉट ग्रामेटिकली कनेक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये ग्रामेटिकली दूसरे पार्ट्स के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता। विच मेक्स दैम इंडिपेंडेंट वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वर्ड हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। किसी पेंटिंग को देख के उसकी तारीफ करना और कहना वाओ। ये जो वाओ है ना, ये इंटरजेक्शन है। ओह नो आई फॉरगॉट माई कीज़। मैं अपनी कीज़ घर ही भूल आया। एलैज ही फेल्ड द टेस्ट। वो बड़ा अफसोस हुआ कि वो टेस्ट में फेल हो गया है। हे वॉच आउट। तो यहाँ पे है हुर्रा वी वन द मैच। हमने मैच जीत लिया। तो हम एक्साइटमेंट से बड़े खुश होके पुरजोश अंदाज में कहते हैं हुर्रा। ऊप्स आई ड्रॉप्ड द ग्लास। तो ऊप्स सैड वाली फीलिंग्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वाओ, ओह नो, एलैज, हुर्रा, हे, ओप्स और इन सब के सामने देखें एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये सारे के सारे जो है ये इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शन की टाइप्स की बात करें तो इसकी टोटल 6 टाइप्स हैं। इंटरजेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द इमोशन और रिएक्शन दे एक्सप्रेस। जो इमोशंस और रिएक्शंस होते हैं ना, उसके बेस पर इसको 6 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग, आपस में मिलने जुलने के लिए। क्या है? यूज्ड टू एक्सप्रेस अ ग्रीटिंग और वेलकम। वेलकम करने के लिए जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं जी? हेलो, हाउ आर यू, हाय, नाइस टू मीट यू, हे, लॉन्ग टाइम नो सी। सो हियर इज हेलो, हाय, हे। ये इंटरजेक्शन है और इनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हो रहा है। नंबर 2 पे है इंटरजेक्शन फॉर जॉय, यूज्ड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करता है ये, जैसे हुर्रे वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, ये आई गॉट एन ए इन मैथ्स, wow this place is amazing। so here is hooray, ये and wow। ये सारे के सारे शो कर रहे हैं एक्साइटमेंट को, हैप्पीनेस को। नंबर 3 पे हैं इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, यूज्ड टू एक्सप्रेस शॉक और एस्टोनिशमेंट, यानी हैरानगी वाली न्यूज़, अचानक सैड न्यूज़। ओह यू स्केयर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया। व्हाट यू आर लीविंग ऑलरेडी, क्या तुम पहले छोड़ रहे हो? आह दैट्स अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। तो यहाँ पे ओह, व्हाट, आह, इनको हम कहेंगे इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। नेक्स्ट है जी इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल, यूज टू शो एग्रीमेंट और सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के लिए जो इंटरजेक्शन यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं जी? वेल डन, ब्रेवो, गुड, यानी इसमें हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की सेटिस्फैक्शन के लिए। और नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस फॉर सोरो। सोरो का मतलब सैडनेस होता है, अफसोस होता है, यूज टू एक्सप्रेस सैडनेस और रिग्रेट। एलैस द पुअर मैन इज डेड, ओह नो आई मिस्ड द बस, आउच दैट रियली हर्ट। तो एलैस, ओ नो और आउच यहाँ पर इंटरजेक्शन फॉर सोरो कहलाएंगे। इंटरजेक्शंस फॉर कॉलिंग और अटेंशन,
किसी की तवज्जो हासिल करने वाली इंटरजेक्शंस। यूज टू ड्रॉ समवन्स अटेंशन और कॉल दैम, या उनको बुलाने के लिए। लिसन, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू से। लुक, देयर इज़ अ रेनबो। हे, कम हियर फॉर अ सेकेंड। लिसन, लुक एंड हे, ये इंटरजेक्शन है फॉर कॉलिंग और अटेंशन। जी एक अहम पॉइंट है यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ इंटरजेक्शन इन सेंटेंसेस। इंटरजेक्शन ऑफन कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मोस्टली तो ऐसे होता है कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, बट कैन अपीयर इन द मिड, लेकिन कभी कभी ये मिड में भी आ जाते हैं। इस्लामियात की हमारी 3rd PDF स्टार्ट हो चुकी है। आज उसका 2nd लेक्चर है। ग़ज़वा सवीक बदर के फ़ौरन बाद हुआ था। ग़ज़वा ओहद कब हुआ था? 3 हिजरी में 625 ईस्वी में। ओहद एक पहाड़ का नाम था और मदीना शहर के करीब है। मदीना से ओहद का दरमियानी फासला तकरीबन 3 मील है। ग़ज़वा ओहद का ज़्यादातर तज़किरा सूरत आले इमरान में आया है। ग़ज़वा ओहद में कुल कितने अफराद शरीक हुए थे? 1000, जिसमें 700 मुसलमान थे और 300 अब्दुल्ला बिन अबी के साथी थे, जिनसे अलहदा होकर चले गए थे। 13 अफराद को कम उम्र की वजह से मैदान जंग से वापस भेज दिया गया था। जंग ओहद में कुफ़ार की सरदारी किसने की थी? अबू सफियान ने। 50 सहाबी तीर अंदाज निगहदाश्त के लिए जबले यमीनी पर मुकर्रर किए गए थे। इन 50 तीर अंदाजों की कमान किनके हाथ में थी? हज़रत जुबैर बिन मुअज़्ज़म के। उतबा की, मुझे लगता है इनका नाम ना ज़ुबैर था, यहाँ पे गलती से जुबैर लिखा गया है। उतबा की बेटी कौन सी थी जिसने जंग ओहद में शिरकत की थी? तो वो है हिंदा। जीत की गलत फहमी की बुनियाद पर जब मुसलमान माले गनीमत समेटने लगे तो 50 तीरंदाज भी ज़ुबैर बिन मुअज़्ज़म के मना करने के बावजूद माले गनीमत समेटने के लिए पहाड़ी छोड़ बैठे। और इस मौके से फ़ायदा किसने उठाया था? खालिद बिन वलीद ने पहाड़ी के पीछे से हमला कर दिया था। जंग ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए और कितने ज़ख्मी? 40 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे और 70 शहीद हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहशी बिन हरब ने जंग ओहद में शहीद किया। हिंदा ने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था। हज़रत अमीर हमज़ा सैयदुश शुहदा कहा जाता है हज़रत अमीर हमज़ा को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे। ग़ज़वा ओहद में तकरीबन 14 ख़वातीन ने शिरकत की थी, जो ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी और मरहम पट्टी भी करती थी। इस ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए। ग़ज़वा ओहद में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा निकाह हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 हिजरी में हुआ। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी थी। हयात मुबारका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 हिजरी तक 7 हिजरी तक अब हम पढ़ेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह मुबारक 4 हिजरी में हुआ था। अच्छा, हज़रत उम्मे सलमा जो है ना, ये वाक़या करबला में हयात थी, ये ज़िंदा थी जब वाक़या करबला हुआ है। ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी 624 ईस्वी। ये जो ग़ज़वात हैं ना, इनकी डेट्स बड़ी अच्छे से लाजमी याद रखिएगा, ये बड़े अहम है। ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा एहज़ाब भी कहा जाता है। एहज़ाब का मतलब है इत्तेहादी, क्योंकि तमाम कबाइल गिरोह की सूरत में लड़े थे, इसलिए इसको ग़ज़वा एहज़ाब भी कहते हैं। ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार के लश्कर का सरदार अबू सफ़ियान था। ग़ज़वा एहज़ाब में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3000 थी। देखिए, कभी खंदक कभी एहज़ाब लिखा गया, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है। इस ग़ज़वा में एक सहाबिया भी शामिल थी जिनका नाम हज़रत रफ़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। खंदक खोदते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से शाम, फ़ारस और यमन के फ़तह की बशारत मिली। खंदक खोदने का आइडिया हज़रत सलमान फ़ारसी का था। ग़ज़वा एहज़ाब में मुखालिफ कबाइल की तादाद कितनी थी? 10,000। ग़ज़वा एहज़ाब में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 3,000। कबीला बनु कुरैज़ा ने ग़ज़वा खंदक में बदअहदी की, मतलब क्वेश्चन होगा ना कि बदअहदी किसने की थी, तो उसका आंसर है बनु कुरैज़ा। ग़ज़वा एहज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? सलमान फ़ारसी ने। इस ग़ज़वा में खंदक कोहे सला दामन में खोदी गई थी। ये खंदक शाम के बॉर्डर पर तकरीबन कितने दिनों में खोदी गई? 20 दिन में। और किस बॉर्डर पे? शाम के बॉर्डर पे। खंदक खोदने में 3000 मुसलमानों ने हिस्सा लिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 ज़िलक़द 5 हिजरी को खंदक में तशरीफ़ लाई। औरतों के किले की हिफाजत हज़रत हसन बिन साबित के ज़िम्मा थी। हज़रत हसन बिन साबित को शायर रसूल भी कहा जाता है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उनको इनाम में दी थी।
ग़ज़वा खंदक के दौरान उमर बिन अब्दूद खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था तो हज़रत अली ने उसे कत्ल कर दिया। ग़ज़वा खंदक क्या ग़ज़वा अहज़ाब की लड़ाई तकरीबन 27 से 30 दिन तक लड़ी गई, यानी कि ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब की लड़ाई कितने दिन रही? 27 से 30 दिन तक। इसी ग़ज़वा के दौरान ठंडी हवा का तूफ़ान आया था, नमाज़ें क़ज़ा हुई थी और बाद में पढ़ी गई थी। ग़ज़वा खंदक ग़ज़वा अहज़ाब में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? 6। और कितने कुफ़ार कत्ल हुए थे? 10। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पढ़ रहे हैं मैसूर डायनेस्टी। हैदर अली दौरे हुकूमत हैदर अली का रहा 1761 टू 1782। मैसूर की रियासत का बादशाह था। टीपू सुल्तान के वालिद थे हैदर अली। रियासत मैसूर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी और बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के ज़ेर कब्ज़ा थी। टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? फ़तह अली। और टीपू सुल्तान का दौरे हुकूमत क्या है? 1782 टू 1799। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, पहली एंग्लो मैसूर लड़ाई कब लड़ी गई? 1766 में शुरू हुई थी और 1769 तक जारी रही थी, 3 साल तक। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुई थी 1780 टू 1784। इस लड़ाई में हैदर अली शहीद हुआ 1782 में। तो उसके बाद फिर टीपू सुल्तान ने 1782 में कमांड संभाली थी। रॉकेट मैसूर वालों की ईजाद है, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम रॉकेट किसने हिस्ट्री में ईजाद किया था? मैसूर ने, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मार्च 11 1784 में अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से मुआहदा करके वापस चले जाते हैं, यानी कि जंग रुक जाती है, बंद हो जाती है बगैर किसी फैसले के। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 टू 1792, अंग्रेज़ मराठों और नवाब ऑफ हैदराबाद के साथ मिलकर फिर मैसूर पर हमला कर दिया अंग्रेज़ों ने। फिर ट्रीटी ऑफ ये आया था मार्च में 1792, सरीगापतन कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। अंग्रेज़ ये मुआहदा करके वापस नाकाम चले गए थे। अंग्रेज़ों की तारीफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। उसके बाद लास्ट लड़ाई थी जी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। फ्रांस और इंग्लैंड के लंबे अरसे तक एक दूसरे के दुश्मन रहे और एक दूसरे को हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे। एंग्लो मैसूर की जो चौथी जंग थी ना 1798 टू 1799, अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से फ्रांसीसी लोगों की हवालगी का मुतालबा किया था। नपोलियन बोनापार्ट ने सुल्तान टीपू की मदद के लिए फ़ौज भेजी जो वक्त पर पहुंच ना सकी थी। हमने ये बड़ा वाक़या पढ़ा हुआ है ना नपोलियन वाला, कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी और फिर सुल्तान टीपू जो है वो शहीद कर दिए गए थे। मीर सादिक की गद्दारी भी बड़ी मशहूर है, उसकी वजह से टीपू सुल्तान इस जंग में शहीद हो गए थे। ये एक उर्दू का मुहावरा है, मीर सादिक मीर जाफ़िर, किसी के लिए बोला जाता है जो बड़ा गद्दार हो, धोखा करने वाला हो। तो मीर सादिक का ही जो है ना शायद पोता था मीर सादिक या बेटा था। तो लॉर्ड वॉल्सलाई जो है ना वो आया था इस सिलसिले में। मीर सादिक पे भी थोड़े सा गौर होज कर लेते हैं। नाम देखिए कितना प्यारा, लेकिन करतूत बिल्कुल भी प्यारे नहीं थे। इसीलिए इशफाक अहमद अपनी किताब में लिखते हैं कि नाम वाम में कुछ नहीं रखा, जो भी होता है तेरे रब का करम होता है। वाकई ऐसे ही है। तो मीर सादिक पे इतना मुझे गुस्सा आया था कि मैंने उसको गाली निकाल दी, लिखा भी हुआ मैंने नोट्स के ऊपर जी। ये एक ट्रेटर था, टीपू सुल्तान का रिश्तेदार था और बारूद खाना का ये इंचार्ज था। अंग्रेज़ों ने मीर सादिक को लालच दिया कि टीपू सुल्तान के बाद तुमको मैसूर का बादशाह बनाएंगे, और वो लालच में आ गया। उसने रात को क्या किया, बारूद खाने में पानी चढ़वा दिया। टीपू सुल्तान ने किले से बाहर निकलकर लड़ने का फ़ैसला किया। मीर सादिक ने टीपू सुल्तान से कहा कि मैं किले में ज़र्रा भूल आया हूँ, और किले में अंदर जाकर उसने क्या किया, किले का दरवाज़ा बंद कर दिया और जितनी भी आर्मी थी ना वो सारी अंदर रह गई, जाहिर है। तो मीर सादिक ने क्या कहा कि जी आप लोगों को आज तनख्वाहें मिलेंगी, उनको अंदर ही रोक लिया। अब मसला ये बना कि टीपू सुल्तान जो है सिर्फ अपने 20-30 आदमियों के साथ 3 दिन तक लड़ते रहे, और यही वो मौका था कि जब टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद उनके जस्दे खाकी पर खड़े होकर हिंदुस्तान पर कब्जे का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। ये याद रखिएगा टीपू सुल्तान की शहादत कब हुई, 1799 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी। मीर जाफ़र मीर सादिक का दादा था, ठीक है। मीर जाफ़र जो है वो क्या था, मीर सादिक का दादा था, मतलब मीर सादिक मीर जाफ़र का पोता था। मीर जाफ़र ने जंग प्लासी 1757 में गद्दारी की थी मीर जाफ़र ने।
1757 में गद्दारी की थी, और ये मीर सादक उसके पोते साहब ने 1799 में गद्दारी की। पाकिस्तान के पहले सदर जो सिकंदर मिर्ज़ा है ना, वो मीर सादिक का पड़पोता था। सिकंदर मिर्ज़ा की किताब है पॉलिसी टू पाकिस्तान। टीपू सुल्तान की वफ़ात के बाद ये हुआ कि पावर वैक्यूम पैदा हो गया और सिख ताकत पकड़ने लगे थे। और ये हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ते हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये वो वाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं जो ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में इस्तेमाल हुए हैं, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा भी जाता है, इसीलिए आपके लिए एक्स्ट्रा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे दिए गए हैं ताकि आप इनको देखें, इनको अच्छे से पढ़ें और इनको याद करें। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। एक और चीज़ इसमें बड़ी मज़े की है कि आपको सिनोनिम के हवाले से आपके सामने आपको पिक्चर भी दिखा दी गई है। जो मोस्ट टफेस्ट पार्ट है ना, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को याद रखना है, क्योंकि हम इसको याद तो करते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं। हम इनको किस तरह से पक्का याद कर सकते हैं कि हम इनको इमेजिन करें किसी ना किसी पिक्चर के साथ या किसी ना किसी इंसिडेंट के साथ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि फिर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलेगा और हमें ये पक्का याद रहेगा। गाइज होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है ना, ये इसको आपने एक तो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह अगर पेपर में 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं तो उसमें से ये जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसमें से 5-6 सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो पक्के आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हम लोग कम पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ये आप पूरा देख लीजिएगा एंड तक वीडियो को और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अपने पास कॉपी के ऊपर एक्स्ट्रा जो है ना राइटिंग कर लिया करें, लिख लिया करें इन चीज़ों को, ताकि आपके लिए ना मसला ना हो जब आप इसको याद करें। ज़ाहिर है बार बार वीडियो तो ओपन नहीं कर सकते, इसलिए इन चीज़ों को अपने पास नोट किया करें लाजमी। जब नोट की हुई चीज़ें आपके पास मौजूद होती है, जब मर्ज़ी आप खोल के उनको पढ़ सकते हो। बार बार लेक्चर सुनना आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए कह रही हूँ जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।